नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। ये वीडियो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी की तैयारी कर रहे तमाम छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए, चाहे वो टीजीटी के कैंडिडेट हों या पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हों या फिर जेटेट की तैयारी में लगे हुए हैं या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल या एक्साइज कांस्टेबल या निम्न वर्गीय लिपिक, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं जीएस के प्रश्न दिखाऊंगा जो जेएसएससी द्वारा हूबहू पूछे गए हैं। आपको इससे एक आकलन लग जाएगा कि जीएस में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, हिस्ट्री से प्रश्न पूछते हैं, राजधानी मुद्रा से पूछते हैं क्वेश्चन, खेल खिलाड़ी से पूछते हैं, साइंस से एक आध क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो ये टोटल चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इस वीडियो में मैं जीएस के प्रश्न आपको दिखाऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहने हैं और साथ ही मैं उसका पूरा डिटेलिंग करूंगा। एक प्रश्न लूंगा, उसके ऑप्शंस को डिटेल करूंगा, तो उससे आपके जीएस में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आपकी जीएस काफ़ी गुणवत्तापूर्ण मतलब गुणवत्तापूर्ण होती जाएगी और आपका जीएस पे पकड़ धीरे धीरे होने लगेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ आपको फटाफट उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहने हैं। मैं प्रश्न पूछूंगा, टाइम दूंगा, उत्तर कीजिएगा, फिर मैं डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, आज का मैं पहला प्रश्न लाता हूं आपके स्क्रीन पर रहा। ये जीएस के प्रश्न है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? कितना प्यारा प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न पूछा गया है। उत्तर दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आमतौर पे क्या होता है? अकबरनामा। ऑप्शन आपके हैं बीरबल, अमीर खुसरो, अबुल फजल, ये फजल है, फजल कर लीजिएगा, और डी में अकबर। आपको लगेगा कि दो ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं, अबुल फजल होगा, अकबर होगा, बीरबल, ऐसे करके लगेगा आपको। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। आपको मैं बता दूं, अकबर के काल को, अकबर जो है भारतीय इतिहास में महान सम्राट कहे जाते थे और अकबर का जीवन काल देखिएगा बहुत टफ स्थितियों से गुजरा है। इनके माँ बाप बिल्कुल साथ नहीं थे, अलग रहना पड़ता था इनको। कारण था सामरिक कारण था, राजनीतिक कारण था। कहने का मतलब कि शेरशाह सूरी अटैक कर रखा था इनके, जो ये लोग वंश चलाते थे। अब यहाँ पे देखिए, अकबर के काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। बहुत ही शानदार उत्तर जिनका आया है पहला का सी, अबुल फजल। अबुल फजल देखिए, अबुल फजल अकबरनामा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अकबरनामा। अबुल फजल जो है अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक हैं। याद रखिएगा, ये पूछता है कि किसके दरबार में 9 रत्न थे, तो अकबर के दरबार में, जिसमें बीरबल भी थे। यहां पे अबुल फजल जो हैं, इन्होंने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अनवर ए सदात नाम से, अनवर ए सदात नाम से, ठीक है, अनवर ए सदात नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ये दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित थे। साथ ही साथ अकबर भी दीन ए इलाही धर्म के पहले और अंतिम हिंदू शासक थे, क्योंकि अकबर, बीरबल क्या है? हिंदू है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें आपको याद रखना। एक चीज और बता दूं, किसके दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे? तो याद रखिएगा, शिवाजी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के एक्सपर्ट माने जाते थे। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न लेता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अब यहाँ पे देखिए, मैं प्रश्न भले पूछ रहा हूँ, आपको लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन आप पूछे हैं। हाँ, बिल्कुल पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं पूरा डिटेलिंग करूंगा, है ना। देखिए, नाइट्रोजन का प्रतिशत, चलिए उत्तर दीजिए। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जिनमें 4 प्रमुख गैसें हैं। 1 2 3 4, आपको 4 ही मतलब याद रखना है, बाकी तो बहुत सारे हैं, बट 4 आपको जरूर याद रखना है। चलिए उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया है डी। देखिए, नाइट्रोजन का परसेंट है 78.08, तो आप रफली कहते हैं कि हाँ सर 78%, ठीक है, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन जो है 20.95 है, यानी आप कह दीजिएगा 21%, इसको रफली 21% कह दीजिए, है ना। ये है O2, ऑक्सीजन, राइट। उसके अलावा आपका तीसरा जो गैस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 मिनट, तीसरा जो गैस आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, नाइट्रोजन 78.08 यानी 78%, ऑक्सीजन 20.95 यानी 21%, और तीसरा आता है ऑर्गन। ऑर्गन का परसेंट क्या है? तो 0.93%, यह है ऑर्गन। चौथा नंबर आता है आपका, ये सीरियली नंबर है, CO2, 0.03%,
ये CO2, आपको इतना जरूर याद रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है 21%, आर्गन 0.93% और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार ये पूछा गया है और कैंडिडेट कंफ्यूज करके आते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा जवाब, बहुत शानदार जवाब। तीसरा प्रश्न, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या निम्नलिखित में से किससे कम नहीं हो सकता? लेकिन एक अपवाद भी है, होता है हर चीज का अपवाद। बताइए उत्तर इसका, तीसरा का उत्तर दीजिए, तीसरा का उत्तर दीजिए। 91वां संशोधन 2003 में हुआ था, राइट, 2003 में। इसको मैं 3 अच्छे से लिख देता हूँ। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और ये कहा गया था कि विधानसभा में जो कुल सीटें हैं उसका 15% से अधिक नहीं होगा मंत्रिपरिषद, 15% से अधिक नहीं होगा, राइट। झारखंड में आपके अभी वर्तमान टाइम में 11 है मुख्यमंत्री सहित, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी 12 से कम नहीं होना चाहिए। एक चीज और बताता हूं, आपका जो विधानसभा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500, याद रखिएगा। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। कुछ स्टेट अपवाद भी हैं, ये न्यूनतम वाले, लेकिन अधिकतम 500। अधिकतम अगर पूछा किस राज्य का विधानसभा है तो बोलिएगा 403 सीट है यूपी का, नंबर 1। और यूपी हमारा क्या है, भारत में नंबर 1 स्टेट है जनसंख्या के मामले में। बहुत ही प्यारा जवाब, बहुत ही शानदार जवाब। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश में ही पूछा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च्ड खालिस्तान नमामि गंगा प्रोजेक्ट्स इन जनवरी 2018, 2, 5, 4 या 3? चलिए उत्तर दीजिए, उत्तर बताइए फटाफट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च्ड ब्लैंक नमामि गंगा प्रोजेक्ट्स इन जनवरी 2018। 4 का उत्तर बताइए। देखिए 4 का जो सही उत्तर होगा बी, क्या होगा? बी, 5, ठीक है। 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कब हुआ था पहली बार? तो देखिए ये एनडीए की सरकार थी और ये 2014 में शुरू की गई थी। कहाँ से? तो वाराणसी और हरिद्वार से। वाराणसी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाराणसी और हरिद्वार से स्टार्ट की गई थी 2014 में। कितने प्रोजेक्ट थे? तो 231, 231 प्रोजेक्ट्स के साथ एनडीए की सरकार 2014 में वाराणसी और हरिद्वार से नमामि गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च की थी। चलिए बहुत बढ़िया, 5वां नंबर। वर्ष 2017 में, अब यहाँ 2017 वाली जो बात आई है इसे आप स्किप कर दीजिएगा, मैं केवल उत्तर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2017 से उतना मतलब है नहीं। हाँ, कभी हो सकता है जैसे भूलवश क्वेश्चन पूछ दे। वर्ष 2017 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, ये बताना है। रॉबर्ट लुकास, पॉल एंथनी सैमुएल्सन, एलन ग्रीनस्पैन, रिचर्ड एच थेलर। ये एक्चुअली 2018 में एग्जाम जो हुआ था उसी का पेपर है, तो 2017 का करंट अफेयर्स पूछा गया है। देखिए अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, 2017 में इनको मिला हुआ था। और 5 का जो सही आंसर होगा रिचर्ड एच थेलर, ये डी, ठीक है। बस इतना ही आपको इससे याद रखना है। 6ठा नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत प्यारा प्रश्न, और यूपीएससी तक में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही डिटेल्ड ऑप्शन उनके होते हैं, यहाँ वन लाइनर ऑप्शन नहीं होते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। चलिए बहुत बढ़िया। संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 389। देखिए आपको इसका उत्तर बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा है, कभी कभी आपको इंग्लिश दे देगा ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति एक ही बात है। राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। 6 का उत्तर बताइए, 6 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब जिनका 6 का उत्तर आया है बी, और लगभग का उत्तर तो बी ही है, BR अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए BR अम्बेडकर, ये याद रखिएगा, एक डेट याद कर लीजिए, आप आज ही याद कर लीजिए, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 ईस्वी। फिर से मैं लिखता हूँ इसको, 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा ये डेट। इस डेट को एक संकल्प पारित किया गया था, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्यों को बनाया गया था, अध्यक्ष सहित। ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे।
ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे, इनको लेकर टोटल थे 7। एक आध मैं नाम बता देता हूँ, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ए कृष्णा स्वामी अयंगर थे, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। तो टोटल थे 7 किसको, अध्यक्ष को लेकर। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। और ये कब एक संकल्प लाया गया था, 29 अगस्त 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ये थे B.R. अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 7वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या खाली स्थान से अधिक नहीं है। 55 लाख, 70 लाख, 37 लाख या 20 लाख। 7 का उत्तर बताइए। 7 का उत्तर दीजिए सोच समझकर। देखिए, जो हमारे यहाँ पंचायत है झारखंड में, वो है त्रिस्तरीय। 3 स्तर हैं, 1 2 3। यह है जिला स्तर, यह प्रखंड स्तर और यह ग्रामीण स्तर। जिला स्तर पे जो हेड होते हैं वो जिला परिषद अध्यक्ष। मैं इसको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल्ड कर दूंगा, ठीक है। इसमें होते हैं प्रमुख प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और इसमें होते हैं ग्राम पंचायत के हेड, मुखिया, ठीक है। अभी ये इलेक्शन भी होगा इनका। तो चलिए, बहुत बढ़िया जवाब। जिनका उत्तर आया है 7 का डी, 20 लाख। बहुत ही प्यारा जवाब, 20 लाख, ठीक है। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, 24 अप्रैल, ये हमें डेट नहीं भूलनी चाहिए। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष। 8 नंबर, निम्नलिखित में से वियतनाम की राजधानी कौन सी है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। उत्तर बताइए, वियतनाम की राजधानी। 8 का उत्तर दीजिए। 8 का उत्तर बताइए। 8 का उत्तर दीजिए फटाफट। बाकी लोग भी दीजिए, कुछ लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। शानदार जवाब जिनका आ गया उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी इज राइट आंसर। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया है डी, हनोई, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, हनोई। बहुत ही बढ़िया, थम्स अप। अब यहाँ पे देखिए, यमन की राजधानी है सना, सना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये याद रखिएगा एक बार फिर से। वियतनाम की राजधानी हनोई, यमन की राजधानी सना, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 8 के बाद 9वें नंबर पे चलते हैं। महाराष्ट्र में दलितों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष के लिए हाल ही में जनवरी 2018 कौन सा गांव सुर्खियों में था। ये भी आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। केवल मैं नाम बताता हूं और वो नाम याद रखिएगा, कोरेगांव, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा कोरेगांव। ये महाराष्ट्र के किस जिले में पड़ता है, तो महाराष्ट्र के ये सतारा जिले में पड़ता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सतारा जिला में पड़ता है। चलिए, आज का 10वां प्रश्न, किस शहर को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में घोषित किया गया था। बताइए 10 का उत्तर। 10 का उत्तर दीजिए। 10 का जो सही उत्तर होगा, देखिए, वो होगा बर्मिंघम। अब बर्मिंघम कहाँ पे है, ये आपसे पूछ दिया तो बोलिएगा इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेजों का घर इंग्लैंड। यहाँ पे आपका 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने दें, और ये डेट रखा गया था 27 जुलाई, 27 जुलाई 2022 से लेकर और चलेगा आपका 7 अगस्त 2022, ठीक है। चलिए, ये करंट का क्वेश्चन था। 10 के बाद 11वां नंबर, महिला क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार 2017 किसने जीता था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका 2 जगह 2017 ऐसे एक आकलन लगाइएगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है, यदि आपका एग्जाम 2022 में कोई है तो 21 वाला पूरा आपको पढ़ना है 22 के साथ साथ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब, फटाफट दीजिए। 11 का उत्तर दीजिए। महिला क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार 2017 जीती थी हरमनप्रीत कौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कैप्टन भी रह चुकी थी, और कुछ दिन पहले थी मिताली राज कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम की, है ना। अभी मैं अपडेट नहीं हुआ हूँ, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन हैं
वो रह चुकी हैं वो हरमनप्रीत कौर, और इनको 2017 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। चलिए, खेल में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, अच्छा सम्मान है अर्जुन पुरस्कार, है ना। चलिए 12वां नंबर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत गन्ने का विश्व में खालिस्तान उत्पादक देश है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। गन्ना, शुगर केन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि गन्ना सबसे ज़्यादा हमारा भारत में यूपी उत्पादन करता है, यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। गन्ना वहाँ खूब होता है। तो बताइए सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या चौथा सबसे बड़ा? 12 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, बाकी लोग भी दीजिए। देखिए यूपी उत्तरी राज्य है, तो उत्तरी राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है। यदि आपको कह दे कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, दक्षिण भारत जो नीचे वाले पार्ट हैं, है ना, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब दक्षिण के स्टेट्स जो हैं, तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा गन्ना कौन उत्पादन करता है? तो वो स्टेट है दक्षिण भारत में तमिलनाडु। ये भी आप दोनों बात नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु। बहुत ही प्यारा जवाब, बहुत ही सुंदर और सुपर जवाब जिन्होंने दिया है 12 का बी। दूसरा सबसे बड़ा ये उत्पादक देश है भारत, लेकिन पहला पूछेगा तो बोलिएगा पहला जो देश है वो है क्यूबा। सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्यूबा, ठीक है। यहाँ गन्ना खूब होता है। 13वें प्रश्न पे चलते हैं। स्वीडन की मुद्रा क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। स्वीडन की मुद्रा स्विस फ्रैंक, बाट, क्रोना या दिनार? चलिए उत्तर दीजिए। स्वीडन क्या है? देखिए स्वीडन क्या है? एक यूरोपीय देश है, ये याद रखिएगा। यूरोप का एक देश है। स्वीडन की राजधानी कौन सी है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इसकी अगर राजधानी पूछ दे, ये भी याद रखिएगा, स्टॉकहोम, राइट, स्टॉकहोम। चलिए उत्तर दीजिए 13 का। बहुत ही बढ़िया प्यारा जवाब, जिनका उत्तर आया क्रोना। स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोना। चलिए बहुत बढ़िया। 14वें प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए एक मैंने वीडियो आपको पहले ही दिया है इसी चैनल पे, बहुत ही शानदार तरीके से उसमें मैंने गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में झारखंड से रिलेट करके बताया है। और उसमें मैंने ये बोला है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए पूछे भी गए हैं, है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? वैशाली, पंचवटी, लुम्बिनी और पाटलिपुत्र? चलिए उत्तर दीजिए। 14 का उत्तर दीजिए। नेपाली गोलू का जन्म, नेपाली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी दीजिए। नेपाली गोलू का जन्म 563 BC, ठीक है। बहुत ही शानदार जवाब। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी। अब यहाँ पे देखिए नेपाली, नेपाली मतलब हुआ नेपाल, ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। गो मतलब गौतम बुद्ध, गो मतलब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ गौतम बुद्ध। लू मतलब लू मतलब हुआ लुम्बिनी, ठीक। का मतलब कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, का मतलब कपिल वस्तु। और 563 BC, एक ट्रिक है, नेपाली गुरु का जन्म 563 BC। नेपाली मतलब नेपाल में है ये जगह, गो मतलब गौतम बुद्ध, लू मतलब लुम्बिनी और का मतलब कपिल वस्तु, ठीक है। ऐसे भी याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और इस पर मैंने एक शानदार वीडियो बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना, वो आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसको समझाया है। चलिए 15वां नंबर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 किसने जीता है? ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन ये है करंट अफेयर्स का, है ना। तो चलिए मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ठीक है। ये चूंकि 2017 की बातें हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए फिर से 2017 आया, यानी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पूरा 2021 का रट डालना है करंट अफेयर्स। मैंने क्या बोला? वही चीज़ बोला। अब ये देखिए 2018 में एग्ज़ाम हुआ, 2017 के कितने 3 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है
क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, हरा ग्रह, काला ग्रह, नीला ग्रह। और आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर 29% पर भूभाग और 71% पर जल है। ठीक है, यह है भूभाग। उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, बहुत बढ़िया जवाब, थम्स अप। ये तो सिंपल सा प्रश्न है बट बहुत बढ़िया। नीला ग्रह, जल की ही अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, पृथ्वी को, और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अब देखिए मैं याद करा देता हूँ ट्रिक से। लाल जो वस्त्र है वो किसको पहनाया जाता है? बजरंग बली को। बजरंग बली का मतलब हनुमान। हनुमान जी का दिन कौन सा है? मंगलवार, फेमस दिन है मंगलवार, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक। हरा ग्रह, हरा है अरुण, और वरुण को भी हम हरा ही कहते हैं, तो अरुण हरा ग्रह है। काला, काला जो वस्त्र पहनते हैं वो किस दिन पहनते हैं? शनि को। शनि भगवान ग्रह काटते हैं इसलिए काला। शनि ग्रह को दुष्ट ग्रह भी बोला जाता है और काला ग्रह भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ये जवाब है आप लोगों का। 17 नंबर गर्मियों के मौसम के महीनों में सॉरी, उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? ये सुपर प्रश्न पूछा गया है ज्योग्राफी से। गर्मियों के मौसम के महीनों में उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में, देखिए उत्तर भारत दे दिया है, चलने वाली गर्म और धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? उत्तर दीजिए। 17 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत शानदार जवाब। 17 का जितना उत्तर आया बी। लू तो बोलते हैं, और आंधी किसको बोलते हैं? हमारे भारत में ही धूल भरी जो हवा है उसको आंधी कहते हैं। और गर्म और धूल भरी, अगर गर्म और धूल भरा दोनों आया तो लू हो गया। और आंधी, साथ साथ आंधी के साथ बहुत सारे चीज़, पेड़ पौधे पर उखड़ के आते हैं, उसको आंधी बोलते हैं भारत में। लेकिन एक आता है बोरा और एक आता है मिस्ट्रल। ये है क्या? मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो कि स्पेन और फ्रांस में चलती है। स्पेन और फ्रांस की ठंडी हवा को हम मिस्ट्रल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि बोरा क्या है? तो देखिए, यूगोस्लोवाकिया एक देश है, यूगोस्लाविया जो देश है उसके एड्रियाटिक तट पर ये जो चलती है हवा, यूगोस्लाविया याद रखेगा, यूगोस्लाविया में ये बोरा चलता है, यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 18वां, जनवरी 2018 में विश्व का सबसे बड़ा हिम और बर्फ उत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? एक प्रश्न 18 से भी पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर आप लोग गेस करके दीजिए। गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन गेस करके उत्तर दीजिए। देखता हूँ सही कौन देते हैं, फटाफट बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। 18 का उत्तर बताइए। वाह, शानदार जवाब, सुपर जवाब। मिक्स तो दे रहे हैं बट ठीक है। जिनका भी जवाब आया, विश्व का सबसे बड़ा हिम और बर्फ उत्सव। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जापान में बर्फ का घर है क्या? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में है क्या? नहीं। कोरिया में भी उम्मीद कम है। चाइना में क्यों है? इसका आंसर जो होगा ये होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो भारत है, ये भारत है, मान लीजिए सिंपली मैं इतना बना दिया, ऊपर से ऐसे है सपोज। यहाँ पे चाइना है, चाइना ऊपर में है। यहाँ बीच में क्या है? ये पूरा हिमालय है। अब हिमालय जहाँ है बर्फ का घर है। हिमालय मतलब हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। तो सबसे बड़ा हिम और बर्फ उत्सव कहाँ मनाएगा? जहाँ बर्फ होगा, हिम होगा, तो चाइना। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, उत्तर दे देना था, है ना। अब यहाँ उत्तर सही होने के चांसेस 99% होते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा जवाब, जिनका ए उत्तर आया है। 19वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में अप्रधान क्षेत्र का योगदान 25% से अधिक है। इस अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सेवा अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, तृतीयक अर्थव्यवस्था या औद्योगिक अर्थव्यवस्था? उत्तर दीजिए 19 का। 19 का उत्तर दीजिए। उन्नीस का उत्तर बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, औद्योगिक क्षेत्र। क्या होगा? डी। 20वां नंबर पे चलिए। हाँ, ये फेमस क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? सत्रिया, कथक, भरतनाट्यम, कथकली? चलिए उत्तर दीजिए। वैसे बिरजू महाराज जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था?
तो ये इनका जन्म हुआ था यूपी के लखनऊ में, यूपी लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है, बिरजू महाराज, बहुत बढ़िया उत्तर दीजिए। बाकी लोग भी 20 का जो सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कथक, ठीक है ना, बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। 21वां प्रश्न, कौन से भौतिक वैज्ञानिक, यहाँ पे हम वैज्ञानिक कर लीजिएगा, ने उप परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। यहाँ बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखिए एक चीज मेरी याद रखिएगा, पेन, पेन मतलब होता है कलम। ठीक, उत्तर बाकी लोग दीजिए। पेन, इस एन को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पेन, ये मैं लिखता हूं गो टू, टू बड़ा ही लिखता हूं, गो भी ठीक से लिख देता हूं, गो, ठीक है, टू, ठीक है, चैडविक, गो टू चैडविक, पेन गो टू चैडविक, ये आपको याद कर लेने हैं। बाकी आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी मतलब होगा प्रोटॉन, ई मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और एन मतलब होगा न्यूट्रॉन। आपसे क्या पूछा है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक, सीधी सी बात है, पेन गो टू चैडविक। लेकिन एक सवाल और है, प्रोटॉन जो है बहुत ही फेमस, इसके जो खोजकर्ता हैं, आप लोग थोड़े से इसको लेके मतलब ये होते हैं कि प्रोटॉन का कहीं सर गोल्डस्टीन दे देता है, कहीं रदरफोर्ड दे देता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा, प्रोटॉन को खोजे जरूर थे गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? 1920 में नाम दिया था कि हाँ भाई ये प्रोटॉन है, वो व्यक्ति थे रदरफोर्ड। तो कहीं रदरफोर्ड भी आपको, रदरफोर्ड ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता टीओ मतलब थॉमसन, जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। एक बार फिर से बता देता हूं, प्रोटॉन जो है उसके खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन, खोजने वाले। प्रोटॉन का नामकरण 1920 में किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। चलिए एक बात और बताता हूं, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, तो वो है एटम। एटम मतलब होता क्या है? परमाणु। ये बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। लोग अणु परमाणु में कंफ्यूज हो जाते हैं। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम यूनिट ये है एटम। ये 3 कणों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन कभी अगर ये पूछ दे कि परमाणु के नाभिक में, यानी नाभिक में मतलब हाँ नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में कहिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज देता है और ये न्यूट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज देता है। इन नाभिक के चारों ओर, इन नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न था 21 आपके जीएस में। ये आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा, और इस तरह के अगर प्रश्न आपको और चाहिए और एग्जाम को लेकर, तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। आपको बताना है कि हाँ ये टेस्ट आपको कैसा लगा, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू भी करूँगा आगे। ठीक है ना। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिएगा। आपका जो मेन कर्म है वही आपका धर्म है ना। अपने मार्ग पर सतत चलते रहिए। आप अगर जिस दिन आपके मार्ग में बहुत सारी रुकावटें आने लगी, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपके मार्ग में बहुत सारी ऐसी बातें होने लगी जिनको लेकर आप बहुत परेशान हो जाएं, रिलेटिव अलग हो जाएं, कुछ लोग आपसे भड़क जाएं, अलग चले जाएं, तो समझिएगा कि आपकी सफलता के मार्ग पर बहुत आगे निकल रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे पास शायद ही किसी आदमी का फ़ोन आता हो कभी कभार, है ना, गलती से कोई कर देता हो, क्योंकि मैं तो बेकार इंसान हूँ, ऐसा जिस दिन आपको लगने लगे और ऐसा होने लगे, तो समझिएगा कि सफलता की उन सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं आप, जहाँ पे लाख में से शायद एक आध लोग चढ़ते हैं। तो आप इतने महान काम कर रहे हैं। और बाकी आप अपनी तैयारी को गति देते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। नित्य प्रतिदिन नए ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को गति देते रहिए, पढ़ते रहिए, गति देते रहिए। आज के लिए आप सबको धन्यवाद, आज के वीडियो के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।